वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। फिर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, ईरान से मुतल्लिक अमरीकी हिकमत अमली और आलमी सतह पर पाकिस्तान के बढ़ते हुए सफारती किरदार पर। सबसे पहले जो अहम खबर है वो ये है, पाकिस्तान की जानिब से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने वाज़ेह ऐलान करते हुए कहा है कि पाकिस्तान एब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेगा। ये बयान अब एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मशरिक़ वुस्ता में सफारती सरगर्मियाँ तेज़ हैं और खित्ते के मुस्तकबिल से मुताल्लिक मुख्तलिफ कयासराइयाँ जारी हैं। वज़ीर ख़ारजा के इस बयान के बाद तमाम तर कयासराइयाँ दम तोड़ गई हैं कि पाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहा है। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के मामले पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो क़यादत है उसमें वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ईरान के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। ताहम किसी हतमी फैसले तक नहीं पहुंचा जा सका। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये भी कहना है कि इस हवाले से हतमी फैसला मौखर कर दिया गया है और इजलास किसी वाज़े नतीजे के बगैर ख़त्म हो गया है। अब सवाल यह है कि क्या वाशिंगटन अब भी सफारतकारी को तरजीह देगा या खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ाई जाएगी। दूसरी जानिब अरब मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की 10 साला मुहिम बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल की जो इलाकाई और आलमी पेशरफ्त ने पाकिस्तान के सिफारती मौक़िफ़ को तक़वियत दी है और मुतअद्दिद अहम ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई है। आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ के खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे, ईरान के मामले पर अमेरिका का जो अगला कदम है वो क्या हो सकता है और क्या आलमी सफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान एक नए और ज़्यादा मौसर किरदार के साथ उभर रहा है। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सुहेल ज़फ़र साहब मौजूद हैं, आप मिडल ईस्टर्न एक्सपर्ट हैं। साथ हमारे साथ अमीर हमज़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी एक मिडल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब जियो पोलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ भी मौजूद हैं। तो ब्रिगेडियर साहब आपसे शुरू करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेक्टेशंस थी और अब तो खैर काफ़ी दिनों से जो है वो हो रहा है, आज आ रहा है, कल आ रहा है, आज आ रहा है, कल आ रहा है। ये ईद से पहले का मामला जो है ये शुरू हुआ हुआ है। ये अब बात हो रही थी, कल खबरें आई कि जी सिचुएशन रूम से जो है वो फैसला कोई आ सकता है और बहुत जल्द जो है ये फैसला आ सकता है। बट नथिंग केम आउट और अब यही आ रहा है कि जी ईरान के हवाले से हिकमत अमली जो है वो मौखर कर दी गई है। एपैक का प्रेशर जो है वो हावी है प्रेसिडेंट ट्रंप पर, या आप ये समझते हैं कि जो ये कयासराइयाँ भी हो रही हैं और ईरान भी इस पे जो है वो ईरान की भी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो भी ये सस्पेक्ट कर रहा है कि शायद टाइम बाय किया जा रहा है दोबारा एक अटैक की जानिब जाने के लिए। रशियन मीडिया में भी आपको पता है इस तरह की जो है खबरें रशियन इंटेलिजेंस के हवाले से जो है वो आई हैं। आप क्या देखते हैं, क्या व्हाट्स द डिले हियर? डॉक्टर मारिया, बेसिकली मैं तो ऑनेस्टली फील के इट इज जस्ट दे आर ट्राइंग टू पोस्टरिंग करके डिलीट टैक्टिक्स करके प्रेशर डालना चाह रहे हैं। देखिए, इस मौके के ऊपर जब तकरीबन 70 डेज 60-70 डेज हो गए हैं और दुनिया की इकोनॉमी को आप देख लें, दुनिया की एनर्जी क्राइसिस को देखें, फूड स्टॉक को देखें, फर्टिलाइजर की स्टॉपेज हुआ हुआ है और प्लास्टिक, सो मेनी थिंग्स यू कैन काउंट, और वो स्टॉप हो रहे हैं। और अगर ये जंग के लिए जाते हैं और इनदर 60 डेज हो जाता है तो सी वेयर वर्ल्ड शुड बी स्टैंडिंग। उसमें मिडिल ईस्ट कहाँ ठहरा होगा, ईरान कहाँ ठहरा होगा, उसके बाद बाकी ममालिक का क्या हाल होगा, इवन चाइना को बड़ी परेशानी लाती होगी। तो और उसके बाद क्या दुनिया लड़ाई चाहती है, क्या अमेरिकन पब्लिक चाहती है, नेटो, यूरोपियन यूनियन, मिडिल ईस्ट तो बिल्कुल यूरोप के लिए तो कैटास्ट्रॉफिक होगा, वो लड़ाई अगर चाहते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट पे अगर देश रशिया चाइना की बात भी कर रहे हैं तो क्या यूनिलेटरी अमेरिका कैन गो फॉर दिस और दुनिया को तबाही के धाने पे ले जाएगा, इकोनॉमी कर देगा, और एल्स कि वो ये जो वॉर सिचुएशन, वॉर रूम में चले गए, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, व्हाट इज कन्वेइंग। बात ये कि आपने लड़ाई भी जीती नहीं है, आप अपनी टारगेट भी अचीव नहीं कर सके हैं, आप अपने अवाम को पब्लिक करने के लिए, सिर्फ उनको सेटिस्फाई करने के लिए आप ये कर रहे हैं कि ये मैंने लड़ाई भी जीत ली है, और फिर ये शो कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनको माइंड लेकर आ रहे हैं कि हम किसी माहदे पर लेके जा रहे हैं, वी शुड बी फेवरेबल टू द अमेरिका। दैट इज बेसिकली द पर्पस। अदरवाइज हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखिए, एग्जैक्ट बातें कि हम ईद के अराउंड, ईद से पहले तो यही चीजें होंगी कि स्टेट ऑफ हरमुज और नेवल ब्लॉकेट खत्म होगा
और ने भी 60 डेज की चीज पर जी बिल्कुल। एग्जैक्टली ऑलमोस्ट चीजें होंगी। नंबर 2, इसके बाद अगले 2-3 महीने में जाके या जो चीजें खुलेंगी 60 डेज से एक्सटेंड होता है, देन निटी-ग्रिटी ये ऑलमोस्ट आई स्ट्रांगली फील मुसव्वदे पे एग्रीमेंट ऑलमोस्ट हो चुका होगा है। इट इज सर मसला ये ऑलमोस्ट का ही है, ये ऑलमोस्ट वाला जो है ना इस पे ऑलमोस्ट पे हाँ बेसिकली बात ये है कि न्यूक्लियर का जो 460 किलोग्राम है निश्चित यूरेनियम है, जी उसका इशू ये कि अमेरिका कहता है जी मैं आता हूँ, मैं निकालता हूँ, ईरान भी होगा, आईए भी होगा, और उसके बाद हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे या हम इसको ले जाएंगे अमेरिका। देख उनके लीडर्स जो है मुस्तफा कबनाई ने यही कहा, इट विल रिमेन ऑन इन ईरानी सॉइल, जी मींस कि शायद उसको बजाय अंडरग्राउंड करने के वो ऑन सर्विस ले आए। सर्विस से ये फायदा होगा जी कि सैटेलाइट से देखें पिन पॉइंट देख लेंगे व्हाट ऑल इज हैपनिंग, और उनके पास इंस्पेक्टर सारे होंगे, तो ये हो सकता है और कहीं और किसी मुल्क पे शिफ्ट कर दिया जाए। सही ये बेसिकली दिस इज द ओनली फेदर दे वांट टू पुट इन देयर कैप कि अमेरिकन को बताएं देखिए हमने हमेशा के लिए ईरान को डी न्यूक्लियराइज कर लिया, उसका चांस खत्म हो गया, दिस इज व्हाट वी वांटेड। और यही लेकिन ईरान basically this is the face saving that America's been looking for, desperately but looking for. Israel doesn't want this. Israel doesn't want to, बिल्कुल बिल्कुल They want कि ग्रेटर इजराइल के लिए जब दोबारा कहीं जाता है तो उस वक्त उसको चाहिए कि ईरान टोटल डिसिमेटेड, न्यूक्लियर मिसाइल्स ड्रोन्स ऑल फिनिश, ताकि उसको कभी पीछे से डर ना हो कि किसी ईरान को पड़ जाए। सही सही। अच्छा सुहेल जफर साहब की तरफ चलती हूँ। सुहेल साहब आपकी क्या रीडिंग है, आपका क्या एनालिसिस है, क्या एपैक इतना हावी है इस वक्त? क्योंकि पहले भी आपको पिछले हफ्ते भी या बल्कि इस हफ्ते के शुरू में भी जो है खबरें आ रही थी कि कोई अनाउंसमेंट बस करने जा रहे हैं ट्रम्प साहब, बट देन ये खबर आई कि जिन्होंने मौखर कर दी है, और जो वजूहत दी गई वो यही था कि एपैक लॉबी, लिंडजी ग्राहम जैसे लोग जो हैं वो बहुत हावी हो गए उन पे और वो नहीं कर सके टू सेटिस्फाई दैट लॉबी। अब क्या आपको लग रहा है, क्या इसमें कहाँ जो डिले है वो कहाँ है, और क्या इसमें कोई मुख्तलिफ हिकमत अमली जो है वो अमल पैरा है, जिसमें ऑब्वियसली दोबारा वॉर का खदशा भी जो है जिसका इजहार किया जा रहा है? किस तरह आप देख रहे हैं डेवलपमेंट्स को? मैं तो जी आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक जी। मैं आपको ये बात लेकर चलूं कि एपैक हो, ये सब जुजियात हैं वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और एक अरसे दराज से चली आ रही हैं। लिंडसे ग्राहम तो 100 सेनेटर्स में से एक सेनेटर हैं। मेरी नज़र में मैं ये कहूँगा, और ये इस किस्म का ऑप्टिमिज्म रखने में कोई हर्ज भी नहीं है अभी, क्योंकि हमारे भी हक में बेहतर है हमारी तमाम कोशिशें जो यहाँ तक लेकर आई हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तो कहा था कि इंट्यूशन भी कोई चीज़ होती है, और उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट शुड हीड टू हिज इंस्टिंक्ट्स एज वेल। मैं भी कल दम साधे बैठा हुआ था, जैसे हम सभी लोग, आप भी इसी तरह देख रहे होंगे कि अब तो सिचुएशन रूम में चले गए, अब बाहर आएंगे तो कोई ना कोई खबर लेकर आ जाएंगे। मेरी नजर में, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि ज्यादातर बातें तमाम हो चुकी, उन बातों को तो जेडी वैंस भी कह चुके, मार्को रूबियो जब दिल्ली में थे वो भी कह चुके, और ये बात तय हो चुकी कि अब तो अल्फाज के ऊपर कुछ बात है। मैं इससे आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा, अल्फाज पर भी है, मगर आपने क्या ये नोट किया कि बैलिस्टिक मिसाइल्स का जिक्र बिल्कुल पीछे चला गया है? जी ऐसे ही। उसके अलावा जब आरागची साहब और ये लेकर वहां चले गए थे इनको दोहा में कि चलिए हमारे कुछ पैसे आप दे दीजिए, आप अमेरिका से बाद में ले लीजिएगा, अपनी कोशिश हो रही है कि जितना गेन कर सके। प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरह नहीं करने वाले। मेरी नजर में, मैं अभी तक ये देख रहा हूं कि अगर ये काम को एक ऑप्टिमिस्टिकली आगे लेकर चलना है तो वो ये आखिरी लम्हात में, अगले 1 या 2 दिन में, ये जो इनिशियल है, हमें तो ये भी पता नहीं किस पे आया मोहर सब्त होनी है, क्या होना है मुज्तबा खामेनाई साहब की और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की, सिर्फ नोड होना है। लेकिन वंस दिस इज डन जी, then Pakistan has got a great role to play. But just coming back, जो आपका असल सवाल था कि आया एपैक इतना ज्यादा, वहां पर बिल्कुल इलेक्शंस आ रहे हैं, सब कुछ है, मगर जिसे कहिए कि सम जब आप टोटल करते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी नजर में प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी पूरी टीम के साथ पूरे तरीके से चीज को लेके चल रहे हैं, मुश्किलात में लेके चल रहे हैं, इसराइल को भी संभाला हुआ है। गो यहाँ मुझे उनकी जो साउथ लेबनान में किलिंग्स हैं या गजा में है, वो तो मैं हर वक्त जिक्र करता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी तमाम ताकत के बावजूद भी किलिंग्स को रोकना बहुत जरूरी है, और वो ये कहते भी हैं मगर वो रुक नहीं रही हैं। तो ये तो वैसे बिल्कुल, खैर विल डाइग्रेस फ्रॉम द इशू, बट जो ये इस वक्त फिगर्स आ रहे हैं वो ये है कि रोज की
11 अमवात जो हैं वो साउथ लेबनान में हो रही हैं, एटलीस्ट ये जो अभी रिपोर्ट हो रही है रोज़ की। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप रोकने में नाकाम है, यस सर, ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। बिकॉज आपको याद है प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो ये कहा था, बाकायदा जो है उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि जी इस तरह की जो है वो नहीं होनी चाहिए, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करना चाहिए। उसके अगले दिन ही नेतन्याहू ने एक ट्वीट कर दी जिसमें जो है वो नजर आ रहा है कि जी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है। सो क्या वो इतना जो है उनके आउट ऑफ कंट्रोल है, या दिस इज पार्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी, गुड कॉप बैड कॉप? जी, मैं समझता हूं कि पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं है। अच्छा। मैं प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर एतमाद कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बड़े अरसे से प्रेसिडेंट निक्सन के ज़माने से मैं ये देखता फिर रहा हूं कि वो हर एक प्रेसिडेंट समझाने की कोशिश करता है कि ये किस तरीके से इंटरट्वाइंड हुई हुई है ये जो खास एपैक और ये जो जूस का और सारे का सारा मामला, तमाम जूस भी वो चीज़ नहीं कर रहे होते। ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है इसको समझना। मगर मैं अभी भी आपको ये कहूँ कि हाँ, ठीक है 11 अमवात हो रही हैं, मगर हमारे ही एक सफ़ीर थे जो अक़वाम मुत्तहिदा में बड़े अरसे से उन्होंने कहा था, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, द ब्रूटल वर्ल्ड ऑफ या इंटरनेशनल रिलेशंस। अनफॉर्चुनेटली ये बात तो है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी भी वो इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं तो तमाम पार्टीज़ को कहूँगा कि फ़र्ज़ कीजिए इसमें ईरान की तरफ से किसी किस्म की ऐसी बात है कि जो डिले है, क्यों नहीं आगे बढ़ के एकदम से वो चीज़ों को मान लेते। देखिए न्यूक्लियर डस्ट जो भी कही है, वो जो येलो मटीरियल है, वो तो अब्बास इराक़ची का साहब भी कह चुके थे काफ़ी अरसा पहले, उनके मुँह से ये बात निकल गई थी कि वो तो वहाँ दबा हुआ पड़ा है इस्फ़हान के अंदर। जी। तो और दूसरी बात है कि वो कौन-सा निकल के फ़ौरन बॉम्ब बन जाएगा। सही। तो थोड़ा-सा आगे बढ़ें, स्टेप बाय स्टेप करें, जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे-वैसे पैसे भी मिलते जाएँगे, अच्छा बिहेव करें। और ये आपको राइट। मैं बताऊँ कि आबनाए हुर्मुज़ तो तकरीबन खुल गई है। अगर 100 जहाज़ गुज़रते थे, 30-35 जहाज़ तो अब भी गुज़र रहे हैं वहाँ से। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये काम चल पड़ेगा। मगर आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि ये ज़रा इस्राईल का जो मामला है, हाँ। उसको बड़ा देखने की ज़रूरत है और सँभालने की ज़रूरत है, और इसको प्रेसिडेंट ट्रंप भी सँभाल सकते हैं। उन्हें चले सर, सँभालना फिलहाल चाहिए। तो वी कैन अग्री टू डिसएग्री। प्रेसिडेंट ट्रंप को लगता है एपैक ने संभाला हुआ है, क्योंकि वो काम जो कोई और प्रेसिडेंट किसी और से ना करवा सके, जो एपैक की लॉबी है वो प्रेसिडेंट ट्रंप से उन्होंने करवा ली। जिस तरह इस वॉर में जो है धकेल दिया है। ये तो बार बार बात हो रही है कि मुतअद्दिद प्रेसिडेंट्स पे ये प्रेशर था, बट आई डोंट नो क्या उनको फीड किया गया। एनीवे, विल टॉक अबाउट दिस। आगे मैं अमीर हमजा साहब को भी जरा गुफ्तगू में शामिल करूँ। अमीर हमजा साहब, आपकी क्या रीडिंग है? क्या लफाजी तक जो है वो कुछ जेर ज़बर का मामला है, जिस तरह कहा जा रहा है कि कुछ जो है वो लफाजी का मामला यहाँ पे आ रहा है जिस तरह रिपोर्ट हो रहा है, या एक्चुअली इस वक्त जो बर्निंग इश्यूज हैं उन पे जो है वो अभी भी जो है कहीं से कंसेंसस नहीं आ रहा, जिसमें ऑब्वियसली अब मेरा ख्याल है ईरान को ये समझ आ गई है कि न्यूक्लियर के बगैर भी उनकी जो लेवरेज है वो हुर्मुज़ पे है। हुर्मुज़ एक जो है वो इस वक्त जो है वो एक बर्निंग इशू बना हुआ है, थॉर्न बिटवीन द टू साइड्स है। व्हाट्स योर रीडिंग? क्या वजह है कि ये अनाउंस नहीं हो रहा है MOU? जी डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने ओमान से भी अपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। ओमान की बिलाशुबा पाकिस्तान तो पीस मेकर है ही इस जी। पूरे मामले में। ओमान की भी स्ट्रेटजिकली और ख़ास तौर पर जो हालिया बयानात थे ट्रंप साहब के ओमान को थ्रेट करने के, ओमान की भी अहमियत अपनी जगह पे है। बाकी जो आपका आपका सवाल है कि ये सूरत हाल कहाँ जाती नज़र आती, देखें अमेरिका का अपना एजेंडा है, उसके अपने पॉइंट्स हैं, ईरान का अपना एजेंडा है, उसकी जो प्रॉक्सीज़ हैं उनका अपना एजेंडा है, उनके कुछ मामलात सेटल हो गए हैं, कुछ होने वाले हैं। जो कल सिचुएशन रूम का इजलास या जो आज भी बेनतीजा ख़त्म हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है जी कि मामलात सारे ख़राब हो गए जी। हैं, जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। तो ये असल में सिचुएशन रूम एक नज़रिए के तहत बनाया गया था जब ये ईरान अमेरिका वॉर शुरू हुई है। तो उस सिचुएशन को देखते हुए जहाँ पर इनकी सारी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, जिसमें मिलिट्री और इनके जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो बैठ के डिस्कशन करते हैं, तो जिस तरह आपने देखा कि जो सीज़ फायर है उसको भी एक्सटेंड किया गया जी, ये दूसरी दफ़ा एक्सटेंड हुआ है। इसी तरीके से जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का पिछले 70 साल से जो उनका मुआहदा, वो अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा, लेकिन उनका सीज़ फायर अभी तक चल रहा है। इसी तरीके से ये जो अमेरिका और ईरान की मौजूदा सूरत हाल है, तो मेरे ख्याल से हमें कोई बहुत ज़्यादा इससे डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। दोनों ममालिक एक दूसरे को मज़ीद टाइम दे रहे हैं। और बाकी जो खित्ते की अगर हम बात करते हैं, उसमें सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं है, बल्कि जी। हम इसको वेस्ट एशिया का नाम अगर दे दें तो कोई हर्ज नहीं है। इसके अपने डायनामिक्स हैं जी, क्योंकि दो जगहों से, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और रेड सी, ये जो है वो दुनिया की, जो आप समझ लें कि ये एनर्जी कॉरिडोर हैं, ये लाइफ लाइन है।
मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की, और इसके अलावा ये इन्हीं दो रास्तों से आपकी यूरोपीय ममालिक भी इफ़ेक्ट होते हैं, उनकी भी तिजारत होती है। और सबसे बढ़कर जो पाकिस्तान है वो बराह रास्त इस तिजारत से या इस जंग से मुतासिर होता है जी। चूँकि पाकिस्तान का नेक्स्ट जो है वो नेबर वो ईरान है। ईरान के मामलात अगर सही सिमत में चलते हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पर उसका एक कोर्स। मुस्बत असर पड़ता है। और अगर ईरान के हालात ख़राब होते हैं, ये जंग दोबारा से शुरू होती है, खा वो प्रॉक्सी वॉर हो या वो लिमिटेड स्ट्राइक्स हों, तो उसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान जो है वो इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए पाकिस्तान की हालिया दिनों में आपने देखा कि बड़ी काविशें शामिल थी। हमारी जी जो जी। मिलिट्री लीडरशिप है फील्ड मार्शल साहब की, उन्होंने जो एक मुनज़्ज़म और हिकमत अमली अपनाई है, उसमें पूरी दुनिया को पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा है। और आज जो उनकी स्टेटमेंट आई है उनके फॉरेन सेक्रेटरी की कि पाकिस्तान हमारा सच्चा दोस्त है, तो मुझे उम्मीद है कि इस बात के बाद कि पाकिस्तान की काविशें भी और पाकिस्तान जो अपने दोस्त ममालिक के साथ, जिसमें सऊदी अरब, कतर जी। और चीन शामिल है, उनको भी एतमाद में लेके और ईरान को इस चीज़ पर कायल ऑलमोस्ट वो कर लेगा या कर चुके हैं कि इस मुआहदे को नतीजा खेज बनाया जाए। वरना वेस्ट एशियन कंट्रीज, जिसमें पूरे खलीजी ममालिक समेत पाकिस्तान, इससे बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। और हम नहीं चाहते, ना पूरी दुनिया ये चाहती है, बल्कि जो जो अमेरिका की अपनी सूरत हाल है जी, वहाँ पर भी दो ग्रुप पाए जाते हैं। एक जो है वो ईरान को सख्त पैगाम देना चाहता है, और दूसरा जो है उसको इस चीज़ का इतराक है सिचुएशन रूम में कि अमेरिका जो है वो इस जंग को अगर मज़ीद ये तूल पकड़ती जी। है तो ये चीज़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता सियासी और मुआशी नुकसानात उठाने के लिए। ठीक। खैर, मेरा ख्याल है जो अभी आप बात कर रहे हैं वज़ीर जंग जो पीट हेग्सेथ की स्टेटमेंट है, वो तो ही इज़ एकोइंग द वर्ड्स ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। बार बार ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं। बट हैविंग सेड दैट, मैं और ब्रिगेडियर साहब, हमारे प्रोग्राम में अक्सर हम ये बात करते हैं कि अमेरिका जैसे जब इतनी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी आ रही होती हैं तो तब भी डर लगता है कि पता नहीं किस नहज पे जो है वो चीज़ें चली जाएं, ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। मुझे ये बताइए कि हमारी तरफ से तो अब एक कैटेगोरिकल रिस्पांस जो है वो आ गया है। इसहाक डार साहब ने वीज़-अ-वी इब्राहिम अकॉर्ड्स बड़ा एक कैटेगोरिकल रिस्पांस जो है वो हमने दे दिया है। बट ये ट्रंप साहब का इसको इंक्लूड करना इन दैट कम्युनिकेशन जो वर्ल्ड लीडर्स के साथ, जो बिलखसूस जो है वो जीसीसी ममालिक, जिसमें पाकिस्तान के जो हैं वो लीडर्स हैं वो भी शामिल थे, ये बात ही करना, ये बात ही, मुतालबा ही सामने रखना, जिस पे फिर ये कहा गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने, क्योंकि आगे से खामोशी आ गई, कोई बोल ही नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा जी लाइन यहाँ पे है या लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि सबको एकदम से कि क्या इसका जवाब दें। दे वर सो शॉक्ड। ये क्या रखना, ये मुतालबा, आपका क्या ख्याल है, क्यों मुतालबा ये रखा गया एक ऐसे नहज पे, जबकि ये कहा जा रहा है एमओयू बिल्कुल करीब है? इज ही टेस्टिंग वाटर्स? डज ही वांट टू गिव हिमसेल्फ एंड इजराइल सम सॉर्ट ऑफ फेस सेविंग? क्या ये, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड देखिए, इट? बेसिकली व्हाट आई पर्सनली थिंक कि मिस्टर ट्रम्प वाज इन फिक्स से इजराइल की तरफ बहुत प्रेशर था कि आप जो मुआहदा इस तरह का मत करें, एंड ही वांटेड कि उसको एक रिलीफ दें और अपने आप को भी कंफर्टेबल जोन में लेके जाएं, कि एक अप्रैल अकॉर्ड के सडनली एक सोचा डाल दिया, ताकि इजराइल शुड बी हैप्पी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि वो इस अप्रैल अकॉर्ड को इस पे शामिल कर दें। हाँ, लेकिन इट इज आउट ऑफ कॉन्टेस्ट। ईरान की अमेरिका की लड़ाई हो रही है, उनके लोगों को इतना नुकसान किया है, पूरा इस्लामिक ममालिक नाराज, गल्फ स्टेट सख्त नाराज, हिजबुल्लाह के साथ जाओ, अब देखें लेबनान में इजराइल क्या कर रहा है, अभी भी गजा में वही कुछ कर रहा है। इस मौके पे कोई अरब ममालिक ये बात या इस्लामिक ममालिक कर सकता है कि जी हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं? दैट इज व्हाई व्हेन आई स्पोक द तेरह कंट्री जो लीडर से वो खामोश हो गए, दे वर शॉक्ड। अब या तो वो कहते हैं कि मैंने इजराइल को कन्विंस कर लिया एंड इजराइल हैव एक्सेप्ट टू स्टेट नेशन, जेरूसलम विल बी इसका दारुल खिलाफा, और विल ट्राई के 1968 के जो इलाके हैं वो इनको वापस लाके वहाँ पे पैलेस्टाइन स्टेट बनाइए। देन इब्राहिम अकॉर्ड की बात करें तो वन वुड एक्सेप्ट इट, बट आउट ऑफ कंटेस्ट कह देना, इट इज शॉकिंग। इट्स ओनली टू पैसिफाई इजराइल कि तुम ये साइन कर दो, आई विल ट्राई के ज़्यादा मुल्कों को इसमें मैं लेकर आऊँ, और अभी भी वो 3-4 मुल्कों को जो वीक ममालिक है उनको शामिल कर लेंगे। बट पाकिस्तान और सऊदी अरब तो कभी कर ही नहीं सकते, इसलिए कि पाकिस्तान का और सऊदी का बड़ा क्लियर स्टांस है यही के ऊपर, टू नेशन स्टेट, जेरूसलम कैपिटल,
और 1967 के इलाके वापस Yes. आए। नंबर 2, पाकिस्तान की भी सुसाइड इसलिए भी है कि देन वी लूज कश्मीर। अगर आप ये कहते हैं कि जी हमने ये एक्सेप्ट कर लिया ऐसे, तो इंडिया विल से देन एक्सेप्ट 370 35 हमने भी कर लिया है, आप इसको भी एक्सेप्ट कर लें। देन वी लूज कंट्रोल और आपके लिए एक बहुत वीक विकेट पर चले जाएंगे। रादर आपके लिए मेरे ख्याल में तूफान आ जाएगा पाकिस्तान के अंदर अगर ऐसी बात की जाएगी। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके अवाम, कद ये रियासत पाकिस्तान की बात है, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो इसलिए ऐसी बात करना। और मोहम्मद बिन सलमान ने भी कई दफा कहा ये जब लड़ाई हो रही थी कि इट विल ओनली गो फॉर दिस जब इसको आप एक्सेप्ट टू नेशन स्टेट को करेंगे। तो इसलिए ऐसे मौके पर डालने का मतलब है कि सिर्फ इजराइल को पैसिफाई करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कि लेट अस डू दिस अकॉर्ड, और हम ट्राई करेंगे कि इस ममालिक को और इसमें शामिल करें। दैट कुड बी द ओनली रीजन, देयर इज नथिंग एल्स, अदरवाइज इट्स टोटल आउट ऑफ कंटेस्ट। और आप देख लेंगे उससे क्या हुआ, एवरीबडी यूरोप वाज शॉक्ड, अमेरिकन लोग खुद भी शॉक हुए होंगे, और हमारे रीजन में रशिया, चाइना, हमारे ममालिक तमाम ये इस बात पे शौक है। और अभी तक आपने देख लिया क्या रिस्पॉन्स आया। तो ये ऐसी बात करने का कोई रीजन नहीं था। और फिर उस वक्त जबकि अभी आपने साइन भी नहीं किया, ईरान के साथ पे बन नहीं रही है, ईरान आपको और कह रहे हैं ईरान भी शामिल इसमें हो जाए, इमेजिन करें। आई थिंक इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल एंड ही डजंट नो व्हाट इज टॉकिंग, बट कहीं ना कहीं वो अपने पॉइंट को फीलर डाल देते हैं। लेट मी सी द रिस्पॉन्स of the Islamic world. But sir, I do believe there's a method to this madness. इसको डिस्कस करेंगे। सुहेल साहब की तरफ जाऊंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। We'll be right back. सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें कपास की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, सियासत और खिदमत, कौमी वहदत बेमिसाल, प्यार दर्दमंदी दरगुजर है मजहबी हम आहंगी बाकमाल, मुख्तलिफ सिकाफतों का हसीन इम्तजाज, ये है मेरा आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुहेल जफर साहब की तरफ चलती हूँ। सुहेल साहब, एक ऐसे टाइम पे इब्राहिम अकॉर्ड को मेंशन करना, डू यू थिंक दिस वाज एक वैसे ही जो है वो एक वैसे ही कोई एक ब्रेन वेव आई प्रेसिडेंट ट्रंप को, या देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस? ही इज़ द यूएस प्रेसिडेंट, जो भी वो बात करते हैं दैट कैरीज अ लॉट ऑफ वेट, और ये जितना लोग समझते हैं कि जी वो सिर्फ वैसे ही जो है वो बात कर देते हैं, इस तरह होता नहीं है। व्हाट डू यू थिंक, इसके पीछे मुहर्रकात आपको क्या लगते हैं? अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, टेस्टिंग वाटर्स है, जस्ट टू सी हाउ एवरीवन रिएक्ट्स एंड परहैप्स गिव सम सॉर्ट ऑफ फेस सेविंग टू हिमसेल्फ एंड टू इजराइल। डॉक्टर साहब, यू जस्ट हिट द राइट डॉट एग्जैक्टली। आपने बहुत खूबसूरत बात की, जो मेथड इन द मैडनेस वाली बात है, ऑफ कोर्स जो हैमलेट से हम हमेशा से पढ़ाते भी आए हैं। मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक यूनिक पर्सनालिटी है। असल में बात यह है कि वो खासा यूनिक पर्सनालिटी है, और उनको समझते हुए सब लोग थोड़े हम मखमसे का शिकार जरूर हो जाते हैं। मैं 100% ये समझता हूँ जी कि उनकी सारी ये जो गुफ्तगू होती है वो नपीतुली होती है। और अगर अच्छा देखिए, एक और बड़ी हमें आसानी हो गई है अब, ये हम सब लोगों को जो हम स्टूडेंट्स हैं इस चीज़ के, और ऑफ कोर्स एनालिसिस भी करते हैं, कि एक ज़माना था कि हर चीज़ हमें CNN, फॉक्स और CNBC और दूसरे उनसे उनकी जो मेम्ब्रेन है वहां से हमें परमिएट होके आती थी। देखिए, अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पिछले साल से कमालात किए हैं, मैं ईरान वॉर से पहले से उनका मद्दा हूं, अब तो बल्कि मुझे थोड़ा सा उनके बारे में हो गया। मैं दुनिया को जो रीसेट वो कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपना व्हाइट हाउस का रोजाना सजाकर, और मेरा ख्याल है 50-60 सवालात ऑन एवरेज वो रोजाना जवाब देते हैं, तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई बात होती है। अच्छा, मैं ये कहता चलूं
कि देखिए पाकिस्तान को कभी भी उन्होंने जिक्र नहीं किया था। पाकिस्तान में जिन लोगों ने भी जिक्र करना शुरू किया, पाकिस्तान का तो नाम उन्होंने लिया भी नहीं और खास तौर पे कह दिया था कि हाँ, एक तो ममालिक का तो हमें पता है, वो तो कर ही नहीं सकते। मगर बिल्कुल। देखिए कि बहरीन हुए या कतर हुए या ये हाँ। दे ओwe इट टू अस। हाँ, वो उन्होंने आखिर में कह दिया कि दे ओwe इट टू अस। बहरहाल वो बात आई गई हो गई, वो खत्म हो गई। उसका कोई इतना मतलब नहीं होता, हर चीज़ को इतना वो लेना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ उनका एक तरीका और अगर उनको समझना है तो उनके साथ चलने का ये भी अंदाज़ है, जभी मैं मुमकिन। और जिस तरह हमारे दोस्त ओमान से भी बैठे हुए हैं, कल जब इसहाक डार साहब 10 बजे मिले तो 11:30 बजे ओमान के एम्बेसडर साहब आ गए थे वहां पे स्टेट डिपार्टमेंट में हम्म। और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो गई। और मैं समझता हूँ कि ईरान आके ओमान को कहता हुआ कुछ ना कुछ, चूंकि मैं जाने का इत्तेफाक हुआ 21 मील तो है वो, जबकि 12-12 मील दोनों साइड में होता है तो ओवरलैप करती है जगह सारी की सारी। तो अगर कोई एक दोस्त किसी को आके कहेगा अच्छा साहब हम ये कर लेते हैं, मगर वो ना करना चाहे, ओमान एक अच्छा फ्रेंड है ओमान का, तो ओमान जो है एक अच्छा फ्रेंड है ईरान का, तो इसलिए ओमान को कोई परेशानी नहीं है, ना ही ओमान ने किसी किस्म की ऐसी बात की थी। ये क्लैरिफिकेशन हो गई। अब हम आ जाते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं कि वो सारी चीजें नपी-तुली कर रहे हैं। हम्म। उन्होंने थोड़ा सा जिक्र कर दिया और मैं फिर भी ये कहूंगा कि आप खातिर जमा रखिएगा, इसराइल को भी किसी हद तक संभालते हुए वो आगे चलेंगे। जो मैं समझ नहीं पा रहा और डीकोड अभी तक नहीं हो पा रहा कि ये डिले किस लिए है। आज मैंने इस पे जब गौर किया तो मैं ये समझा हूं, जितना मेरी अभी तक समझ है, आप भी इसमें जरूर हमें आगे हम मिलके इसको एक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि until and unless we have a eye into President Trump's brain, you know, वो तो फिर अल्टीमेट चीज हो जाएगी हम्म। कि ये वो अब कौन सी वजह है जिसके तहत कि इसको थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। मेरी नजर में लफाजी नहीं, मेरी नजर में ये है कि आगे हर चीज को दूसरे से जोड़ते हुए आप ये स्टेप आगे करेंगे तो हम ये स्टेप आगे करेंगे, आप एक स्टेप आगे आएंगे तो हम ये चीज आगे को करेंगे। मेरी नजर में तो कुछ इस किस्म का है। इस वक्त मैं भी नहीं समझ पा रहा कि इसकी क्या वजह है, लेकिन मैं आपको इजाजत हो तो मैं आपको 1976 में ले जाऊं और 1 मिनट की बात करूं। जी। 1976 में भी दैट कम्स टू मी फ्रॉम माय फादर, आइडाहो या इलिनॉय के इलाके में जिमी कार्टर कैंपेन कर रहे थे, कह रहे थे डू यू नो देयर इज अ कंट्री, वो पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे और उन दिनों आपको पता है फ्रांस के रिएक्टर का और मामला थे, तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, वी वुड नेवर लेट एनी कंट्री डू दैट। और उस रोज जब वहां मैनहैटन के नॉर्थ में जो विलेज था जहां प्रेसिडेंट ट्रंप ये खिताब कर रहे थे, कहते डू यू नो वी आर नेवर गोइंग टू लेट ईरान हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। देखिए अमेरिकन सोसाइटी पैरोकियलिज्म, फिर उसके अलावा उसके अंदर जो तमाम आप ये समझ लीजिएगा जो हॉरिजॉन्टल डिवाइड्स हैं, तो इसलिए वहां पर एक चीज को सेल करना, वो अपने अवाम के साथ भी गुफ्तगू करना बड़ी जरूरी होती है, ना कि सिर्फ जाए कि हम इसराइल और जूइश लॉबी की ही बात करें। तो मेरी नजर में मैं पुरुमीद हूं आगे पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे इंशाअल्लाह ताला मौके होंगे। मौके क्या होंगे, सनी मोमेंट है पाकिस्तान का। और इस सनी मोमेंट को मैं ये समझता हूं कि देखिए हम तो यहाँ ये बात कर रहे हैं, जो लोग इन द थिक ऑफ थिंग्स हैं, हमारे जो लोग नेगोशिएट और जी। वो बिल्कुल रात को भी ना सोएं और बहुत कोशिश करें, देखें क्या हो रहा है, इसको किसी न किसी पहले ये साइन करवा लें और उसके बाद अगले 60 दिन अनथक मेहनत करें और इसको किसी ना किसी तरफ लेकर चलें। अच्छा अमीर हमजा साहब, इस पे क्योंकि आप जहाँ बैठे हुए ओमान में, वहाँ पे जो पिछला जो ये पूरा मुज़ाकराती प्रोसेस है वो वहाँ पे उसको सैबोटाज किया गया था। अब इस वक्त भी अगर बात करें, पाकिस्तान की अनथक मेहनत है, बहुत से जीसीसी ममालिक भी इन्वॉल्व है, एवरीवनस प्लेइंग देयर ओन रोल। हैविंग सेड दैट, इस वक्त भी क्या आप समझते हैं खदशा मौजूद है कि इजराइल कैन प्ले द रोल ऑफ द स्पॉइलर? जी, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपने पूछा है। देखें, जो आपको ये पूरी कशीदगी नज़र आ रही है, ये जो पूरी जंग का एक सूरत हाल बनी, और इसके पीछे सिर्फ इसके पस मंज़र में कोई ईरान के सिर्फ जौहरी हथियार खाली शामिल नहीं है। इसके पीछे जो 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 भी पाबंदियाँ थी, या जो भी ये पूरा एक इब्राहिम अकॉर्ड या दूसरी सब चीज़ें हैं, उसके पीछे उसके पस मंज़र में एक सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर मशरिक़ वस्ता को की क़यादत की जो है ना, वो सवालिया निशान है। क्योंकि जो इब्राहिम अकॉर्ड असल उसका मंसूबा यही है कि इसराइल को और मशरिक़ वस्ता के जो अहम अरब ममालिक हैं उनको आपस में उनके ताल्लुकात पर को किस तरह मामूल पर लाया जाए, और उसमें से वो कामयाबी भी उनको मिली है। कुछ ममालिक के ताल्लुकात को मामूल पर लाया गया और कुछ ममालिक में इसराइल के सफारत खाने भी खुले। लेकिन दो ऐसे ममालिक हैं जो स्ट्रेटजिकली भी, जिनका मौक़िफ़ एक है, और वो एक जिसका नाम पाकिस्तान है और ओमान है, और मैरीटाइम नेबर है पाकिस्तान का, पांचवा हमसाया है सल्तनत ओमान, और दोनों का एक ही उसूली मौक़िफ़ है कि उस वक़्त तक हम किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे, उस वक़्त तक हम इसराइल को जो है वो हरगिज़ तस्लीम नहीं कर सकते, जब तक एक ही मसला है कि वो फ़लस्तीन को और उनके हकूक़ की पासदारी करे
और उनको आज़ाद रियासत तस्लीम करे तो हम भी इस मुआहदे में शामिल हो जाएंगे। कोई कबाहत नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारी भी ये जो शर्त है उसको पूरा किया जाए। हालिया दिनों में बहुत अरसे तक चूँकि ओमान के ईरान के साथ बहुत अच्छे तारीख़ी ताल्लुकात हैं, जब पुर्तगाली इस्तेमार को ओमानियों ने शिकस्त दी थी उस वक़्त ईरान की बहुत ज़्यादा मदद इनकी गवर्नमेंट के साथ शामिल रही थी, इसलिए ईरान और ओमान के बड़े म्यूचुअल और हिस्टोरिकली एक अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छे ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान के भी ईरान और ओमान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो लिहाजा जो दोनों का मौक़िफ़ है वो बहुत वाज़ेह है, और ओमान ने पिछले अरसे में बहुत ज़्यादा ये पीस टॉक्स को प्रमोट किया। यहाँ पर बैकडोर डिप्लोमेसी जो चलती रही ईरान और अमेरिका की, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, और भी बहुत से ममालिक जो तनाज़ात का शिकार हैं, तो ओमान उनको होस्ट करता रहा है। लेकिन ये धचका उस वक़्त लगा जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तो उससे एक दिन पहले ओमान के जो वज़ीर ख़ारजा थे वो अमेरिका में थे, और उनकी ये स्टेटमेंट थी कि हम बड़े उम्मीद हैं कि बिल्कुल। इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। तो अब मैं यही कहना चाहता हूँ जी कि जो पाकिस्तान है अभी वो पीस टॉक को होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को अपनी एक अस्करी, सियासी, सिफारतकारी दुनिया को दिखाई है कि पाकिस्तान में पोटेंशल है। पाकिस्तान जो है वो दुनिया में वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर रखने वाली स्टेट है, और जो पाकिस्तान की एक्सपर्टीज है, जहां पर मसला अपनाए हुर्मुज की वजह से है, पाकिस्तान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की इसकी टेक्निकल सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान कि ओमान ने कभी ये चीज़ फेस नहीं की। लेकिन पाकिस्तान को भी चाहिए कि ओमान को उसमें ऑन बोर्ड रखे जी, क्योंकि जो पाकिस्तान की मिलिट्री एक्सपर्टीज हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो शायद ओमान ने उस तरीके से फेस नहीं की, और ओमान और पाकिस्तान मिलकर दोनों इस चीज़ को जो है, चूंकि उनका मौक़िफ़ एक है और दोनों पीस मेकर्स हैं, दोनों ये चाहते हैं कि ईरान और ये ख़ित्ता जो है वो बिल्कुल जंग से दूर रहे, चूंकि दोनों ममालिक इससे बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुए भी हैं और हो भी सकते हैं। इसलिए जो है ना, एक म्यूचुअल ये इंटरेस्ट है दोनों ममालिक का, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का, उसको वो लीड करते हुए इस मुआहदे को जल्द से जल्द है वो पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। राइट। ब्रिगेडियर साहब, एक जो बात आ रही है वो अगेन ये ऑफिशियली तो नहीं इस पे आया, लेकिन बहुत जगह ये रिपोर्ट भी हो रही है कि जब बात होती है इस डील की, तो चाइना की ये डिमांड है कि इसकी तोसी जो है, इस पे स्टैंप जो है वो यूनाइटेड नेशंस की होनी चाहिए। एक तो आप क्या समझते हैं कि यूनाइटेड नेशंस से कोई कोई फ़ायदा ये होगा, जो ये समझा जा रहा है कि अगर इससे कोई भी बैक ट्रैक करता है तो अकाउंटेबिलिटी के लिए यूनाइटेड नेशंस मौजूद है। क्या यूनाइटेड नेशंस में इतना दमखम है कि अमेरिका जैसे मुल्क को, इजराइल जैसे मुल्क को जो है वो अकाउंटेबल ठहरा सके? हमारे सामने मुतअद्दिद जो मिसालें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, गज़ा बीइंग द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। आपको लगता है कि इसका कोई फ़ायदा होगा यूनाइटेड नेशंस की स्टैंप का? देखिए, बहुत जी बिल्कुल, ये आपने बड़ा जी ज़फर साहब, मैं आपकी तरफ, सुहेल साहब आपकी तरफ आती हूँ ब्रिगेडियर साहब से जी। देखिए, बड़ा फायदा इसलिए होगा कि व्हाटएवर, चाहे आपने यूनाइटेड नेशन को कह दिया जी कि मैं इसको नहीं मानता, मेरा अपना कानून है, मेरे अपने रूल्स हैं, आई गो फॉर दैट, आई डोंट बॉदर अबाउट, बट स्टिल देयर 193 कंट्रीज, और अगर आपने वहां जाके एक वो गारंटर बनते हैं, एंड इफ यू वायलेट, देन यू आर ऑन अ वेरी लो मॉरल ग्राउंड्स, can't face the world, and you will be really let down by any, at least यूरोप भी है, उसके बाद आपके नेटो भी है, then this रशिया, चाइना, और ये सेंट्रल एशिया पूरा है। But with due respect, do you think that matters to the American president? ना मैटर करे, दुनिया को तो मैटर करता है ना, वहां पर तो विक्रम पर होगा। और उसके बाद ये जो गारंटर के साथ और इस्लामिक मालिक भी होंगे, इट्स नॉट ओनली यूनाइटेड नेशन, पहले साइन डॉक्यूमेंट करेंगे। आई थिंक उसमें इजिप्ट भी होगा, तुर्की भी होगा, देन किंगडम सऊदी अरेबिया भी होगा, पाकिस्तान होगा, जॉर्डन होगा, ये ममालिक भी साइन करेंगे, एंड देन इट विल रेटिफाइड बाय द यूनाइटेड नेशन। सो एटलीस्ट इतनी ज्यादा गारंटी तो होगी, इसको वायलेट करना इट इज नॉट वेरी इजी थिंग। द अमेरिकन विल हैव टू थिंक 100 टाइम्स, दे कांट बिकम जंगल का कानून, बिल्कुल ही चाहे आपने बनाया हुआ है, बट इस स्टेज पे इसको तोड़ते हुए, एंड दैट आल्सो टू गोइंग फॉर ईरान, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, लेट मी टेल यू। और इस दौरान में ईरान, याद रखें, दे विल नेवर एवर गिव अप। क्या आप समझेंगे मुआहदा हो जाएगा, ईरान अपने मिसाइल बनाना छोड़ देगा या ड्रोन बनाना छोड़ देगा? दे विल कंटिन्यू, बिकॉज वन डे दे नो कि ईरान, इजराइल ने ग्रेटर इजराइल के लिए जाना ही जाना लेबनान में,
ये सीरिया में जाएगा, जॉर्डन में जाएगा, इजिप्ट में जाएगा। ये पहले इससे पूरी प्लानिंग है इसकी। जी तो यही तो प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं कि इसको खत्म कर दे ईरान को। तो जो उसने अपनी पावर दिखाई है, कैपेबिलिटी दिखाई है, जी इसराइल की नींद उड़ी हुई है कि दे कांट फुलफिल द ड्रीम। पहले उसने पूरी कोशिश की कि ईरान को और आपस में सेक्टेरियन क्लैश करा दे और इनको सेल्फ डिस्ट्रॉय करा के अपना ख्वाब पूरा कर ले, वो नहीं कर सका। प्रवीण साहब, इसी 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 से रिलेटेड, आई एम सॉरी आई एम इंटरजेक्टिंग, आपको क्या लगता है कि ये जो एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है, जो इब्राहिम अकॉर्ड्स हैं, ये आपको क्या लगता है कितना पीछे धकेल दिया गया है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद, इस वॉर के बाद? इट हैज गॉन वेरी वे। जो इन्होंने ब्लंडर किया है इस वक्त, मैं आपको बताऊं, बिकॉज ये चाहता यही था कि पहले ईरान को बिल्कुल डेसिमेट कर दो, उसकी न्यूक्लियर, उसकी मिसाइल, उसकी ड्रोन कैपेबिलिटी खत्म कर दो, एंड देन गो फॉर ये इसके लिए ग्रेटर इजराइल के लिए। वो उसको ख्वाब पूरा नहीं हो सका और अभी भी नहीं हुआ, अनलेस कि वो दे कम अगेन। ये जो एक्सक्यूज करते हैं 30% यू कैन स्टिल से कि अमेरिका जो डिले कर रहा है और इजराइल उसको पीछे पुश कर रहा है, दैट इज वन ऑफ द रीजन। इसलिए ईरान ने, अमेरिकन ने इजराइल को एक कैरेट दिखाई है कि हम तुम्हारे ये इब्राहिम अकॉर्ड में तुम्हें कवर कर देंगे, अदरवाइज ये किसी हालत में नहीं किया जाएगा। अभी भी 30% चांस है कि यू नेवर नो कि अमेरिकन और इजराइल मिलके बिल्कुल उसकी कैपेबिलिटी खत्म करे, खासतौर पे मिसाइल्स एंड नंबर 2 ये ड्रोन्स, ये उसकी मेन लिथल पावर है। और ये अभी वो फिर बढ़ानी शुरू कर देगा। दे विल नेवर सिट क्वाइट। मोमेंट इकोनॉमिक सैंक्शन होती हैं, उनके एसेट फ्रीज डिफ्रीज होते हैं, दे विल हैव लॉट ऑफ मनी टू लुक आउट देम, बिकॉज़ दे नो कोई पता नहीं अमेरिकन का, इजराइल का, कि वो जो उनको मानते हैं नहीं मानते हैं, अपनी वो तैयारी पूरी करेंगे। एंड दे हैव शोन लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। सिस्टम में उनका गवर्नमेंट फंक्शनिंग का बहुत स्ट्रांग है, इतनी मैन पर इतनी लीडरशिप गई है, उनका रेबर चले गए, उनके कमांडर चले गए, स्टिल द regime is still there। जो हम यहाँ पे बात करते हैं ना साहब, तसलसल होना चाहिए, वहां पे तसलसल आपको सही, मतलब एक जो है वो लीडरशिप गई, दूसरी गई, बट वहां पे तसलसल आपको एक वो नजर आता है उनका। It is not individual specific, it is एब्सोल्युटली। अच्छा सोहेल साहब, योर टेक ऑन दिस। एक प्रेसिडेंट जो कि यूएन को मानता नहीं है, वो समझता है कि यूएन तो इस वक्त जो उसका पूरा वजूद है वो अमेरिका की वजह से है। वो कहता है यूएन नहीं, यूएस हम ही इसको पैसे देते हैं, कोई उसकी चीज़ों को जो है वो, कोई उसकी करारदादों पे मतलब कोई इफेक्ट नहीं आता। वुड इट हैव एनी बेयरिंग कि यूएन की तोसी जो है, या उसकी स्टैंप, या उसकी गारंटी? जी बिल्कुल, जो आपने बात की वो तो जो 5 पॉइंट्स थे, जब शुरू में इसहाक डार साहब जब चले गए थे, चाइना तशरीफ ले गए थे, शुरू में जब भी गुफ्तगू हो रही थी, वहीं पर बड़ा अच्छा सा प्लान आ गया था कि जी इसकी यूनाइटेड नेशंस वो करे। वो बात तो अपनी जगह ठीक है। यूएन के बारे में जी मैं जल्दी से ये बात करूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप उसको ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल आप ना हो या आपका होना नहीं है। देखिए वो क्या कहते हैं, अपने आप को उठाना दोबारा से, या किसी को ये एहसास दिलाना, चाहे वो टीचर्स किसी को एहसास दिला रहे हो स्टूडेंट्स को। देखिए दुनिया के अंदर मैं ये समझता हूं कि यूएन को जरा अपना रोल, अपनी गेम अप करनी चाहिए। तो इसलिए अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसी बात कर दी, खासतौर पे जिस वक्त वो उनके दफ्तर में गए थे, और चूंकि उनका रियल एस्टेट पे भी मामला है, तो उन्होंने सीढ़ियों की बात कर दी, उन्होंने बिल्डिंग की बात कर दी। और जो मेरी नजर में कुछ अरसे से यूएन जो है थोड़ा सा, ये कह लीजिए कि थोड़ा सा अपने रोल से हटते हुए सिर्फ फलाही काम, कल्चरल और इस किस्म के काम, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप उठिए, आप और काम कीजिए। पाकिस्तान में ये यूएन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक यहाँ इस किस्म का मुबाहिसा था, तो मैंने उनसे ये वाली बात की। उन्होंने कहा आपको नहीं पता ये जो तमाम के तमाम हमारे जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये हम एलोकेट करते हैं, वरना आपके तमाम मोबाइल्स को ये हो जाए। बहरहाल मेरी बात मैं इतनी सी करना चाह रहा था कि यूएन को अपना रोल उठाना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं स्पेसिफिक, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये आया यूएन रोल अदा करेगा या चाइना अदा करेगा या कौन अदा करेगा। मैं समझता हूं जी कि पाकिस्तान जिस तरीके से ये चीज को डील करवा रहा है, यही रोल है ना कि कहीं दोबारा अटैक ना कर दें। अभी तो पहला काम तो है कि इन 2-4 दिनों के अंदर इनिशियल एक जो एमओयू है, जिसे फ्रेमवर्क कह लीजिए, वो सीधा करना है मामला। जब आगे 60 दिनों की गुफ्तगू हो रही होगी तो देख लेंगे दोनों में से, फिर तो दोनों अपनी अपनी बात दोबारा करेंगे कि हम उसकी बात मानते हैं और उसकी मानते हैं। अमेरिका का तो खैर जरूरत कोई नहीं है, ईरान को ही जरूरत है ना कि जी हमें किसकी गारंटी मिलती है। तो अगर यूएन उस वक्त तक अपना रोल ऊपर कर ले, वो आ रहे हैं यूएन सेक्रेटरी जनरल, आज उनका मैं देख रहा था, वो कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, और जो तो आइए तशरीफ लाइए, वो भी यहाँ आए, और उसके बाद ये वाली बात भी उनसे कर लेंगे। लेकिन ये पहले वही है कि पाकिस्तान इस चीज को अच्छा देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात बहुत शानदार की, क्या वो जैगरोस माउंटेन्स और सारी ग्रेनाइट की पहाड़ियां, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि क्या अमेरिका ने वॉर गेमिंग और सारी चीजें नहीं की थी? यकीनन की होंगी, लेकिन इनमें कोई और बातें होंगी कि वो तो उनके मिसाइल्स और वो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं।
और वो उस किस्म के पहाड़ों में शायद इतनी आसानी से अगर अगर वो ऊपर से उनके जो वेल हेड्स हैं वहां पर हो भी गया है तो वो नीचे से उसको दोबारा डिग आउट कर लेंगे। तो लिहाजा इसको पूरे को कॉम्प्रिहेंसिव लेके आगे चलना पड़ेगा। अच्छा, मैं ये भी बात कर लूं जी, जो प्रॉक्सीज होती है ना, ये प्रॉक्सीज भी एक अरसे के बाद सिर्फ यही नहीं होता कि यहाँ से चाबी दबाई और वहां प्रॉक्सीज चल रही हैं। एक अरसे के बाद वो प्रॉक्सीज जो होती है वो अपनी एक उनकी एक हैयत होती है और आप उनको एक तरह का सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो लिहाजा मेरी नजर में प्रॉक्सीज को छोड़ देना चाहिए। उसको लबनान में फर्ज कीजिए कोई प्रॉक्सी है तो लबनान के सदर से बात करें, वहां से जाके उसको हल करें, सारी चीज ईरान से यहाँ बैठ के ना करें। तो लिहाजा कहने का मतलब यही है कि रोजी पिक्चर है मेरी नजर में अभी भी। और इंशाल्लाह दूसरी बात ये कि देखिए ये तमाम ममालिक हैं, ये कतर हुआ, ये यूएई है, बहरीन है, तमाम लाइन से लगे हुए हैं। ये तो बिल्कुल सामने थे ना उनके। इसराइल में तो देखिए वो कोशिश करते भी हैं, रस्ते में जॉर्डन में थर्ड बैटरी लगी हुई है, वहां से वो इंटरसेप्ट हो जाता है, दूसरी जगहों से हो जाता है। ये सारे ममालिक बिल्कुल सामने हैं। मैं आपको बताऊं जी, जैसे ही ये फॉग और ये सब चीज हटेगी बिल्कुल शीरो शकर हो जाएंगे। दुबई, आप लिख लीजिए इस चीज को कि बिल्कुल ईरान के साथ दोबारा से मामला वैसे के वैसे हो जाएंगे। थोड़ी बहुत गुस्सा रहेगा कि आपने हमारे साथ ये किया और वो किया, कोई इतनी जल्दी से इनके मामला खराब होने वाले भी नहीं। बस अब इंतजार है प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करते हैं। और मैं बात आपकी पहले ले जाऊंगा कि आप कह रही हैं कि शायद वहां कोई ऐसी लॉबी है कि जिसके ये तमाम मामलात हैं। मैं ये कह रहा हूं और मैं ये उम्मीद रख रहा हूं कि नहीं, शायद प्रेसिडेंट ट्रंप अकेले ही हैं जो इस सारी चीज को आगे लेके चल रहे हैं, जाहिर अपनी टीम के साथ लेकर चल रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो और आगे फिर ये है कि ये मामला पाकिस्तान आगे लेकर चले, उसको उसकी जो जो उसकी फ्रेमिंग है, जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, और उन 60 दिनों में बड़ी ऊंच नीच होगी। सर इसलिए होगी कि नहीं, वहां बिल्कुल पर आपकी बात ठीक जी है, हाँ। बट इसमें आई डोंट थिंक कि सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप हैं जो लेके चल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की भी एक जो आप लॉबी की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है अब लिखी पड़ी बात है, इवन अमेरिका के अंदर से जो है ये बातें होती हैं। एपैक की लॉबी जो है वो हमेशा ही बहुत स्ट्रांग रही है और किस तरह वो मतलब आप प्रेसिडेंट ट्रंप के दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए हैं, जेरेड कुशनर देख लें, उसके बाद जो स्टीव विटकॉफ है वो देख लें, वो उसी लॉबी का कितना कलीदी हिस्सा हैं और क्या रोल जो है वो अदा करते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल ऑफ दीज पीपल, इज नॉट ऑफ कोर्स अकेले तो नहीं है, लेकिन ही इज द फाइनल डिसीजन मेकर। तो वो लॉबी हावी तो जरूर है, अगर ये हम कहें कि हावी नहीं है तो आई डोंट नो, अगेन वी कैन अग्री टू डिसएग्री। बट मैं जरा जी अमीर हमजा साहब का जरा पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल बिकॉज हम बिल्कुल प्रोग्राम की एंड की तरफ जा रहे हैं। अच्छा अमीर हमजा साहब, अमीर हमजा साहब आपको आपसे जानने की कोशिश करूंगी एंड में जो हम बात कर रहे थे अभी, असल तो ये मकासद जो थे वो एक एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा जो इजराइल का है, इब्राहिम अकॉर्ड्स, उसी से रिलेटेड है और सारा जो भी। आपको क्या लगता है ये एजेंडा किस हद तक जो है ये पीछे जो है धकेल दिया गया है, किस हद तक पीछे हो गया है, कितना डेंट इसको पड़ा है? देखिए डॉक्टर साहबा, ये दो उसके बुनियादी मकसद थे। एक तो जो इसराइल को या ग्रेटर इसराइल का मंसूबा था वो तो है ही था, जिसमें जो है वो आपने सारी सूरत हाल को देखा। और दूसरा उसमें जो इसराइली और इंडियन लॉबी है और अमेरिका में भी यकीनी तौर पर उनके हामी बैठे हैं जो हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। तो उसका दूसरा मकसद ये भी था कि पाकिस्तान को ईरान के बाद टारगेट किया जाए और इसराइल और इंडिया मिलके अगला जो है वो टारगेट पाकिस्तान को बनाए। तो जो उनकी इंडिया की या इसराइल की जो कोशिशें थी, ख़ास तौर पर जो हमारा हमसाया है उसकी, कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर जो है वो आइसोलेट किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो नीयतें, हमारे कौम की, हमारे मुल्क की जो क़यादत है, सियासी और अस्करी क़यादत, उनकी नीयत साफ़ है। और पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसको जब दिल चाहे जो है वो डराया जाए, धमकाया जाए या उसको अपने तरीके से अपना एजेंडा मनवाया जाए। अगर आप पाकिस्तान जो है, अल्हम्दुलिल्लाह हम प्राउडली ये कहते हैं, ये मार्का हक के बाद तो जो उसकी एक आलमी सतह पर वज़न और सियासी कद जी काठ और अस्करी पार से जो वज़न बढ़ा है वो तो अलग है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं, या जो लोग भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पर या इसराइल और इंडिया मिलकर कोई एजेंडा मुसल्लत करें, कि पाकिस्तान इंडियन जो इंडस सिविलाइजेशन है उसका कस्टोडियन रहा है हमेशा से, जिस तरीके से अमीर चाइनीज हमजा साहब, अब तो सिविलाइजेशन। ये रिपोर्ट भी हमने क्या कहना है, अब तो अल जजीरा जैसे इंडिया के अंदर से जो है वो आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि कोशिश ये थी कि पाकिस्तान तनहा हो जाए, पर मोदी का सारा जी, प्लान जो है वो आपने बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। देखें, अभी जजीरा की भी ये रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान को वो जो है जिस तरह वो आइसोलेट करना चाहते थे वो नहीं कर सके। लेकिन डॉक्टर साहब, उसमें मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि हम अगर इसको थोड़ा सा इस सवाल का रुख दूसरी तरफ मोड़ें कि पाकिस्तान
आलमी तन्हाई का या सफारती तन्हाई का शिकार कब था जी? पाकिस्तान कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबली आइसोलेशन का शिकार नहीं रहा। आप अगर इस एरा की स्टडी करें, इसको थोड़ा सा जब से पाकिस्तान बना है 1947 से, तो आप ये देखें कि उसके बाद हम जो है वो वेस्टर्न फ्रंट का हिस्सा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ग्रो किया, हमने इस्टेब्लिश किया, अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया, अपने बहुत सारे हमने अपने इदारे खड़े किए। और उसके बाद फिर जाहिर है कि पाकिस्तान में उस वक्त इतना पोटेंशियल था, इतनी एनर्जी थी, तो लोग हमारे साथ पूरी दुनिया मिलना चाहा, पाकिस्तान को अपना साथी सर लेकिन ये जो बनाया। वॉर ऑन टेरर थी, इसने हमें उसकी जो उसकी जो बैकलैश है और जो पाकिस्तान को एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म जिस तरह जो है वो पेश किया गया, उसकी वजह से हमारा इमेज और वो हमें तन्हाई तो जो है वो किसी हद तक जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ी जब तक मार्का हक नहीं हुआ। उसके बाद तो जिसको कहते हैं काया ही पलट गई है। अमेरिका जो कहता है हमारा कोई मामला नहीं है, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है, उनका ही देखें कि अब रवैया कितना मुख्तलिफ है। देखें, जब से पाकिस्तान बना है, हमारी आजमाइशें देख लें। हम जियोग्राफिकली एक कंटेस्टेंट ऐसे खित्ते में रह रहे हैं कि हमारे साथ जो है वो इंडियंस हैं जो हमारे हमसाया है, और उसकी आप देख लें कि जब से हमारा वजूद आया है कि उन्होंने किस तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया हमें। अच्छा अमीर हमजा साहब अगर इजाजत दें, ब्रिगेड साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जाना है। जी ब्रिगेड साहब प्लीज ऐड। देखिए, बात तो यही है कि इसमें इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, इसमें देखना ये है कि इस वक्त एंड कहाँ करना है, और वो एंड एक ही है कि इसको मुआहदे को पाकिस्तान ने इतनी एफर्ट की है, इतना कुछ कर लिया है, इसलिए इस स्टेज के ऊपर हमारी तो पूरी एफर्ट है, फिर मार्शल की भी, प्राइम पाकिस्तान की भी, कि इसको पाए तकमील पर लेके जाएं। इससे पाकिस्तान के लिए इतनी तरक्की की राह खुलेंगी। पाकिस्तान के आप सामने मेरे ख्याल में दो मेन ऑप्शन होंगे। एक तो इंडिया को नुकेल डालने के लिए कि वो जिस स्पॉन्सर टेररिज्म जो कर रही है कंट्रोल करें, और अमेरिका खुद भी चाहेंगे कि अफगानिस्तान में पीसफुल में दे नो कि पाकिस्तान उस स्टेज से निकल गया है और पाकिस्तान इकोनॉमी तरक्की करेगा भी तो हम बहुत रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क हैं। अदरवाइज एम यही था कि इतना एक इस्लामिक मुल्क, न्यूक्लियर मुल्क, साहब आई एम सॉरी बट आई हैव टू इंटरजेक्ट, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम। ब्रिगेड साहब, जुहैद साहब और अमीर हमजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। सर सब